हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर दूसरा जो कि है 347 के ए, इसके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपने तीसरे तक सॉल्व कर लिया था। आगे चौथे का लगाते हैं। आइए देखते हैं चौथे का क्या कहता है। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। S मतलब सॉलिड, Aq मतलब एक्वस जलीय, और ये भी जली विलयन है और ये सॉलिड ठोस है, का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोलेंगे आप ई नॉट। ठीक है, ई नॉट सेल कितना है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन दी गई है Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। कैसे, इधर Zn और इधर Zn प्लस 2, इसका मतलब है इधर Zn पर कितना आवेश है, 0, और इधर कितना आवेश है, 2। इसका मतलब कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसी प्रकार अगर आप इसमें चेक ना करना चाहें, इससे चेक करना चाहें, तो Cu क्या है, प्लस 2, और यहाँ Cu पर आवेश कितना है, 0। इसका मतलब इधर से इधर परिवर्तन होने में कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n का मान क्या हो गया, 2। ठीक, आपको निकालना क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट, और क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक Kc। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। माइनस एन मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एफ फैराडे नीतांक, फैराडे नीतांक का मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, 96,500 कूलाम। और ई नॉट सेल का मान दिया गया है 1.1। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 212,300 जूल पर मोल। अगर इसको किलो जूल में बनाना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 इधर दशमलव आ जाएगा, माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर। ठीक है, फिर क्या निकालना है, Kc निकालना है। तो Kc का सूत्र होता है ई नॉट सेल इक्वल 0.059 अपॉन n log बेस 10 Kc, ये सूत्र होता है। ई नॉट सेल इक्वल 0.059 अपॉन n log बेस 10 Kc। Kc क्या है, साम्य स्थिरांक है, मान रखते हैं। तो जैसे ही आपने मान रखा, ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल है 1.1 इक्वल 0.059 अपॉन n मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, log बेस 10 Kc। ठीक है, ये आ गया, मान रख दिया। तो ये हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2.2 अपॉन, ये अपॉन में आया 0.059 बराबर log Kc बेस 10 log Kc बेस 10 इक्वल, जब इसका भाग देंगे तो आएगा, ये दशमलव से दशमलव खत्म, यहां कितने जीरो बढ़ेंगे, 2। ठीक है, इधर 3 था इधर 1 था, 2 जीरो बढ़ा दिए। जब भाग देंगे आप तो आएगा 37.288। तो Kc बराबर, लॉग को जब आप इस तरफ भेजेंगे तो यह होगा एंटी लॉग 37.288। ठीक है, एंटी लॉग।
भाई लॉग को आपने इस तरफ भेजा तो क्या हो गया, ये एंटी लॉग। अब आपको बोर्ड परीक्षा के पेपर में इसका मान दिया रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका मान दिया रहेगा, ठीक है। तो दिया रहेगा तो सीधे बस केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर हो जाएगा 1.941 गुणा 10 की पावर 37, ये आपका आंसर। तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको एंटी लॉग इसका मान दिया रहेगा, दिया रहेगा, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो केसी का सूत्र है ई नॉट सेल बराबर 0.059/n लॉग केसी बेस 10, मान रखा केसी। तो यहाँ लॉग को जब इस तरफ ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, इसका मान पेपर में दिया रहेगा, दिया रहेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, चौथे का खा है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। किसको, अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। तो देखिए बच्चों, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा विलयन, जब उसमें पानी मिला देंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, तनु। तो कह रहा है सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। मेन पॉइंट ये है, सांद्रता बढ़ाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। फिर कहता है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो सक्रिय होने वाले जो अणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात क्लियर हुई। तो जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो किसकी संख्या बढ़ी, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उनमें होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब सक्रिय अणु होगा तो वो टक्कर करेंगे, तो टक्कर करेंगे वही जाके उत्पाद में बदल जाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे। तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक मिलाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मिलाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उत्प्रेरक मिलाने पर उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। और जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, देखिए सक्रियण ऊर्जा जिसको प्रदर्शित करते EA का मान कम कर देता है। अब खुद सोचिए, जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो अधिक संख्या में अभिकारक भाग लेगा, अधिक संख्या में अणु भाग लेंगे। और जब अधिक संख्या, भाई सक्रियण ऊर्जा अगर ज्यादा है तो कम अणु भी भाग लेके उत्पाद बना देंगे, लेकिन जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो अधिक संख्या में अभिकारक अणुओं को भाग लेना पड़ेगा। और जब अधिक संख्या में अभिकारक अणु भाग लेंगे तो ऑटोमेटिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आई। उत्प्रेरक क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देगा,
तो जब सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या, मतलब अधिक संख्या में अणु फिर भाग लेंगे, तो अधिक संख्या में जब भाग लेंगे तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, चौथे का गा है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण देना है, मतलब आयनों में समीकरण लिखना। आयन क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन। H2S से अभिक्रिया दर्शाना, Fe से, और आयन। तो देखिए पहले तो बनाने की विधि, जब पायरोलुसाइड, सूत्र क्या होता है MnO2, ये क्या है, एक अयस्क है। क्या है बच्चों, अयस्क। तो पायरोलुसाइड को KOH तथा O2 या KNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पहले क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम मैग्नेट, और आपको बनाना क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो रिएक्शन क्या हुई, पायरोलुसाइड MnO2 KOH O2 से क्रिया कराई तो क्या बनाया, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 प्लस का H है तो क्या बनेगा, जल। ठीक है, रिएक्शन को संतुलित कर लिया। इसके बाद पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे करेंगे, तो पहली विधि है वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण के द्वारा, दूसरी है रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा। तो पोटेशियम मैग्नेट ये जो बनाया था इसकी क्रिया जल से कराई और नवजात ऑक्सीजन से कराई। तो जैसे ही क्रिया कराई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बदल गया पोटेशियम परमैंगनेट में, जिसका सूत्र होता है KMnO4। K और बचा है, H है, O है, तो क्या बना दिया, KOH। अगर रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा करते हैं तो क्रिया किससे कराई, पोटेशियम मैग्नेट जो बनाया था इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई। तो क्या बनाया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और K बचा है तो KCl, सो KCl बना दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए समीकरण पर। तो समीकरण, पहला समीकरण H2S के साथ करना है, लेकिन कौन सी, आयनिक समीकरण। तो आप देखिए आपने पहले से पढ़ा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय। इसने क्रिया की H2S से, तो आपको पता है K के साथ क्या लगेगा, SO4, तो K2SO4 बना, Mn के साथ भी SO4, MnSO4 बना। ठीक है, K2SO4 MnSO4, और ये जो सल्फर है ये अलग से सल्फर बना, और प्लस का H2O। इतनी बात क्लियर हुई, प्लस का H2O। अच्छा, इसके बाद अगर जब इसको आयनों में लिखना पड़ेगा, आयनों में, तो ये K प्लस है और MnO4 माइनस है। K प्लस होता है, MnO4 माइनस। H2SO4 ये अम्ल है तो अम्ल का क्या लिखा, H प्लस, पहचान हो गई अम्ल की। और H2S में H प्लस होगा और S -2 होगा। तो यहाँ जो सल्फर बन रहा है तो हमने इसको लिया, इधर से इसको लिया, और MnO4 माइनस को लिया। ठीक है, अब यहाँ जब K इसको नहीं लिया तो इधर से ये खत्म, SO4 नहीं लिया तो यहाँ से ये खत्म, SO4 नहीं लिया तो यहाँ से ये खत्म, और इधर Mn क्या होगा, +2। कैसे पता चला, SO4 क्या होता है, -2, तो Mn भी क्या होगा भाई, ये -2 तो ये +2 होगा, H2O। तो अब देखो इधर MnO4 माइनस लिखा, S -2 लिखा, देखिए S -2 लिखा, प्लस H प्लस लिखा, अम्ल H प्लस लिखा, बनाया क्या है, Mn+2 बनाया, और क्या बनाया, S बनाया, और क्या बनाया, H2O। इसको बैलेंस कर लिया। इतनी बात क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि उसने कहा था आपसे आयनिक समीकरण आयनों के रूप में लिखना है, धनायन और ऋणायन, ये हो गया। अब कहता है Fe, तो Fe वाली रिएक्शन देखिए, Fe वाली रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस Fe प्लस 2। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा, इसलिए इधर +3 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, +2। अब जब ये कन्वर्ट होगा तो ये किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है, तो इसकी ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। ये क्या बनाएगा, K2SO4
और क्या बनाएगा MnSO4 और बचा कुचा H2O। अब आप इधर K को ना लिखिए MnO4 माइनस, तो यहाँ K खत्म, SO4 को ना लिखिए, क्या लिखिएगे H प्लस, तो H प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो SO4 खत्म यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया Mn+2, तो यहाँ MnO4 माइनस, यहाँ H प्लस, ये Fe+2 है ही। तो देखो MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H प्लस, तो ये किस में Mn+2 में, Mn+2 में, और Fe+2 किस में बदल गया Fe+3 में, और H2O हो गई रिएक्शन। बाकी बैलेंस कर लिया। आयन के रूप में लिखना हो तो आयन के रूप में KMnO4 आयनों के रूप में टूटेगा तो K प्लस MnO4 माइनस H2SO4 टूटेगा तो H प्लस SO4 -2। अब H प्लस होता है और SO4 -2 लिखा है, लेकिन H इधर है कितने 2, तो 2 का गुणा करा दिया। ये SO4 अकेला है तो अकेले ही लिखा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। चौथे का घा देखते हैं। चौथे का घा है क्वथनांक उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 58 ग्राम मोल इनवर्स मूलर द्रव्यमान। मूलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ बच्चों, अणुभार। तो अणुभार कितना 58 के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा स्मॉल w और विलायक की मात्रा कैपिटल W, 90 ग्राम द्रव, ये द्रव क्या है विलायक, तो ये कैपिटल W है, मैं घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, इसका मतलब आपको के भी निकालना है। ठीक है, के भी निकालना है। तो क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन माने क्या होता है, बढ़ना। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, विलायक मतलब द्रव में घोलने पर उसके मतलब विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, और डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, कैपिटल W विलायक की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अणुभार। देखिए बच्चों, कभी कभार कंफ्यूजन रहता है विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, या विलायक का अणुभार विलेय का अणुभार। लिखने में ये छोटा है और ये लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, तो याद रखने के तरीके के रूप में कि आप कैसे उसको याद रखें कि भूले नहीं, जो छोटा है उसको हमेशा स्मॉल से ही प्रदर्शित करेंगे और जो लिखने में बड़ा है उसको कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर कैपिटल M लिखा होगा तो इसका मतलब किसका अणुभार होगा, विलायक का, और स्मॉल m लिखा होगा तो किसका होगा, विलेय का। लिखने में छोटा तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करिए, और लिखने में बड़ा तो कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, बड़े से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये वाला जो सूत्र है डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, समानुपाती हटाया तो एक नीतांक लगा दिया केबी। अब मोललता बराबर सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। विलेय के मोल, मोल बराबर n बराबर क्या होता है W/m। क्लियर। अब अगर ये W, ये W काय में होता है, ग्राम में, ये W भी ग्राम में होगा तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो अगर ये ग्राम में होगा तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 का भाग करेंगे तभी तो ये किलोग्राम में बदलेगा। अगर W ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग दिए, यही 1000 कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर, तो ये किस में हो जाता है, ग्राम में। तो यही सूत्र आया बन के, देख लीजिए। तो अगर कभी आपको ये सूत्र भूल जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार पुनः देख सकते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती किसके थे, मोललता, मोलैलिटी। समानुपाती हटाया, एक नीतांक लगाया, मोललता बराबर क्या होता है, पदार्थ या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार, और n बराबर क्या होता है W/m। अब ये जो W है कैपिटल W, ये ग्राम में होगा तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो अगर ये ग्राम में होगा तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का
भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये किलोग्राम में बदल पाएगा। तो अगर ये W काय में हो, ग्राम में, तो उसको 1000 का भाग देंगे तो काय में बदलेगा, किलोग्राम में। तो ये 1000 कहाँ चला गया, ऊपर। तो देखो यही सूत्र है, ठीक है। अब सवाल को लगाते हैं। कहता है एक द्रव का क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक, तो ये पहले द्रव है, पहले क्या होता है, ये द्रव, तो शुद्ध होगा ये द्रव। तो T0B, B मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, इसलिए B लगा के प्रदर्शित किया, जिससे पता चलता रहे कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो TB और ये नॉट क्यों लगा दिया, इसलिए कि आपको पता चले भाई अभी कुछ नहीं मिलाया है इसमें, ये शुद्ध है। तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक ये लिखा है। M मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार 58, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय, हमने क्या बताया था, विलेय, विलेय की मात्रा क्या होती है, स्मॉल w, और विलायक की मात्रा कैपिटल W। फिर कहता है विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, विलयन का क्वथनांक मतलब बाद में क्वथनांक। भाई इसमें जब ये द्रव है, विलायक है, जब इसमें कोई पदार्थ मिला दोगे, अवाष्पशील पदार्थ या कोई भी पदार्थ आपने मिलाया, तो ये जब इसमें मिल जाएगा तो अब ये विलायक थोड़ी रहा, अब ये पूरा क्या बन गया, विलयन, क्या बन गया, विलयन बन गया। तो ये क्वथनांक कितना दिया, अब आपको स्थिरांक निकालना है Kb, ठीक है। तो आपने सूत्र लगाया डेल्टा TB बराबर Kb गुणा स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। तो यहाँ से डेल्टा TB पहले निकाल लें, डेल्टा TB क्वथनांक में वृद्धि, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, TB माइनस T0B 354.11 माइनस का 353.23, ठीक है। तो घटाने से कितना आएगा, 0.88 केल्विन। भाई यहाँ 8 3 8, ठीक है। अब मान रखिए, जैसे ही मान रखा 0.88 यहाँ Kb गुणा स्मॉल w 1.8 गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m 58, कैपिटल W 90। सॉल्व करिए, ये दशमलव से हटाया तो इधर 10, इधर दशमलव हटाया तो 2 जीरो बढ़े, 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक। तो Kb बराबर 88 गुणा 58 गुणा 9 अपॉन 18 गुणा 1000, ठीक है। 18 गुणा 1000, 9 से ये काट दिया 2 बार, 2 से ये काट दिया 29 बार। अब Kb बराबर 29 गुणा 88 बटे 1000, तो ये आ जाएगा आपका 2.552। क्लियर हुआ, ये आ गया Kb। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मात्रक Kb का मात्रक यहाँ से हम बता रहे हैं। Kb बराबर क्या हो गया, Kb बराबर, तो Kb इक्वल डेल्टा TB इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल w गुणा 1000, यही हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस m को यहाँ लाएं तो ये क्या बन गया, n, तो Kb इस डेल्टा TB का मात्रक केल्विन, कैपिटल W का मात्रक किलोग्राम, अपॉन में ये मोल, अपॉन में मोल, ये हमारा फाइनल आंसर, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। तो इस प्रकार बच्चों आज के इस वीडियो में चौथे तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगली वीडियो में 5वां क्वेश्चन लगाया जाएगा। धन्यवाद।